बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और रात का मौसम एंजॉय करने के साथ परेशान भी हुए होंगे। घर में ख़वातीन को खास तौर पर बड़ा मसला रहता है, देखते ही देखते ऐसी तेज़ आंधी और पूरे घर में हर तरफ मट्टी मट्टी हो गई थी। मतलब मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो है एक पॉइंट वो आपको परेशानी वाला ये फेस करना पड़ता है। फिडर स्ट्रिप होना मामूल है। अच्छा, मेरे ख्याल से एक नेचुरल चीज़ है, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं ना कि यहाँ पर लेस्को की कारकर्दगी बहुत शदीद आंधी थी, तो ऐसे में ये हो जाता है। लेकिन इस पे सेकंड जो चीज़ ये है कि आप उसको बेहतरी कितनी देर में करते हैं। कुछ इलाकों में तो बहुत देर तक बिजली मुसलसल गायब ही रही है। ये एक चीज़, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र इस चीज़ पर अदा करना चाहिए। अच्छी खासी गर्मी थी, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है और इसके साथ साथ ये है जी वीकेंड पे मौसम अच्छा होने की नवीद भी सुनाई गई है। तो आप अपना सैटरडे संडे, क्योंकि सैटरडे को बहुत लोगों को छुट्टी होती है स्टूडेंट्स के, तो अपना संडे जो है, सैटरडे जो है वो अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिए, क्योंकि मौसम अच्छा रहने वाला है। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर खोकर साहब और अली रामे ने हमें ज्वाइन किया है। ज़रा एक मौसम पे इनका कमेंट ले ले, फिर आएंगे खबरों की तरफ। खोकर साहब, ऐसा मौसम होता है तो कुछ प्लान करते हैं बाहर खाना शाना खाने का? जी बिल्कुल, मौसम में तो बाहर निकला नहीं जाता है। प्लान क्या करना होता है, क्योंकि रात को अचानक जब आंधी चली तो तार के ऊपर जो कपड़े थे वो बाकर घर वालों ने उतारे। वो बड़ा मसला बन गया कि अचानक बारिश भी शुरू होगी साथ, और साथ आंधी में मिट्टी आ गई और वो एकदम आंधी झक्खड़ जो है वो आ गया। उसने वो सारा तार के ऊपर कपड़े जो है उनको खराब कर दिया, और फिर वो सारा सामान जो बाहर, कैसी खूबसूरत बात की है। और बाहर जो नेचुरल चीज जो है, बाहर जो सामान पड़ा हुआ था, सामान जो सेन में पड़ा हुआ था उसको फौरी तौर पर अंदर शिफ्ट किया। वो मसला बन गया जी। रात को बाहर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर गाड़ी के जाकर शीशे चेक किए कि गाड़ी का कोई शीशा खुला तो नहीं हुआ कोई किसी अच्छा, वजह जब से। बारिश शुरू हो गई थी तो मैं आइसक्रीम खाने गई थी। मैं प्लान करी थी गोलगप्पे खाए जाए या आइसक्रीम खाए जाए, तो ये मौसम बाद में बेहतर हो गया था बारिश जब शुरू हुई। ये आंधी के बाद की बात है। हाँ। जब आंधी आती है तब आप नहीं निकल सकते, नहीं, आपके लिए तब तो बहुत मुश्किल ऑब्वियसली मैंने कहा है परेशानी होगी, पूरे घर में मट्टी है। मट्टी। खोकर साहब की बात बिल्कुल ठीक है। तार पे लटके कपड़े आपने उतारने होते हैं कि कहीं वो ना उड़ जाए। अली, आपने नहीं उतारने होते, उन्होंने उतारे होंगे तो उनको परेशानी हुई होगी। आपने खुद उतारे? हमारा काम सिर्फ ये है कि घर के दरवाजे बंद कर दे ताकि डस्ट जो है वो अंदर ना आए। लेकिन उन्होंने कपड़े उतारे, ये अच्छी बात है कि उन्होंने हेल्प की साथ। मौसम के बारे में एक देखिए, बिल्कुल जैसे उससे पहले गर्मी की एक हीट वेव चल रही थी, टेम्परेचर था बहुत ज़्यादा, तो उस गर्मी ने 1-2-3 दिन की गर्मी ने लोगों की बस करा दी। और इस पर पीडीएम में आए रोज़ अलर्ट जारी कर रहा था कि आप हीट वेव जो है वो आ रही है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना होगा। आपको बाहर से निकलने से ज़्यादा बाहर ना निकलें, अगर काम भी करना है तो अपना एहतियात से जो है वो काम करें। लेकिन कल ही पीडीएम का फिर अलर्ट जारी हुआ कि रात के शाम के बाद जो है वो तूफ़ानी आंधी जो है वो आ सकती है, और उसके साथ बारिश जो है मुतवक्को है। और हमने देखा कि बारिश भी आई और तूफ़ानी आंधी भी। लेकिन मौसम, शुक्र है कि मौसम बेहतर हुआ। इससे एक मौसम के अंदर बड़ा अच्छा फील होता है ये चीज़ें देख के कि कितनी अल्लाह पाक की कुदरत है कि आपको कुछ भी नज़ारा खुदा चाहे तो दिखा सकता है। बिल्कुल शदीद गर्मी भी और एकदम मौसम भी अच्छा हो गया। मौसम भी अच्छा हो गया। और इसके अलावा फिर जब हमारे यहाँ कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जब आंधी आती है या तेज़ बारिश आती है तो हमें कुछ इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। अगर वाटर पॉन्डिंग अगर वो नहीं है तो फिर लेस्को के मसाइल हैं। तो आप लगी क्योंकि लाइट चली जाती है, तेज़ आंधी, हादसा होते हैं, दरख्त गिरते हैं, तो ऐसी इसको बाज़ का ऐसे वाक़यात भी हो जाते हैं जो कि अनबेरेबल। जी बिल्कुल, लेस्को का आपने बात की, ये तो रात को तो ज़्यादा झक्कड़ था ना, तो ज़्यादा आंधी थी जिसकी वजह से वो बिजली चलेगी। लेकिन अगर मामूली सी भी आंधी आ जाए ना, तेज़ हवा भी चले या बूंदाबांदी मामूली सी भी शुरू हो जाए तो बारिश बादल बिजली फिर भी चली जाती है। लेस्को तो ये हाल है। लेकिन बिजली का बिल लेस्को वाले जो है ना भेज देते हैं, और वो जो ड्यू डेट होती है उस तक अगर किसी ने जमा नहीं कराया तो अगले दिन बत्ती काटने के लिए भी आ जाते हैं। ये लेस्को का ये हाल है। और ओवर बिलिंग का आपने देख ही लिया होगा कि मोहसिन नकवी साहब ने जैसे पॉइंट आउट किया कि लेस्को ने और ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने ओवर बिलिंग किया है और सार्फिन को लूटा है। इस पर वो एक्शन भी मोहसिन नकवी साहब के ऊपर हो रहा है और वो लोगों को रिलीफ भी मिल रहा है। ये भी आपने देख लिया होगा। ऐसे ही चलिए, मैं लीड स्टोरी की तरफ आ जाऊं, खबरों की तरफ के बाद हम डिस्कस करते हैं। पहली खबर, ओवर बिलिंग में मोहसिन रिलीफ। एफआईए ने लेस्को से रीफंड प्लान पीर को तलब कर लिया है। पीएम साहिबा का रोटी कीमत रिलीफ प्रोग्राम में एक और बड़ा फैसला, रोटी 16 रुपए के बजाय 15 रुपए मिलेगी।
निगरान हुकूमत के जाते ही सेहत के निजाम का धड़न तख्ता, गर्मी शुरू होते ही सरकारी अस्पतालों के AC बंद। और इसके बाद 5 तरक्याती स्कीमों के लिए 3 अरब 88 करोड़ के फंड्स की मंजूरी। लीजिए आज की पहली खबर है, ओवर बिलिंग में मोहसिन स्पीड रिलीफ है। FIA ने लेस्को से रिकवरी फंड प्लान जो है वो पीर को तलब कर लिया है। मतलब मुश्किल जो है वो अब आपकी आसान होने के करीब है। कुछ लोगों को बहुत बड़ी हद तक रिलीफ मिल गया, बाकी लोगों को मिलने का सिलसिला जारी है। खोखर साहब आपकी तरफ आना। जी बिल्कुल, FIA ने लेस्को से प्लान तलब किया है कि रिफंड प्लान दिया जाए ताकि जो लेस्को ने ओवर बिलिंग की थी सार्फिन को, अब वो रिटर्न ताकि जो यूनिट है वो सार्फिन को दिए जा सके और सार्फिन को रिलीफ भी दे सके। और अल्लाह करे जो FIA है या वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब अपने इस मिशन में कामयाब भी हो सके, क्योंकि लेस्को जो है वो एक जो है ना अदारा जो है बेलगाम घोड़ा बन चुका है। वो लोगों को जलील करता है, लोगों को मीटर के नाम पर जलील करता है, ओवर बिलिंग के नाम पर लोगों को जलील करता है। फिर मीटर जो किसी का सही भी चल रहा हो तो कहता है जी मीटर बंद है जी। अब मीटर रीडर से लेकर SDO तक और SDO से लेकर जो एक्सीएन और SC तक सबको मंथलियाँ जाती हैं और ये पैसे खाते हैं खुद। और वज़ीर आला जो KP के अली मीन गंडापर ने सही कहा है कि वापडा के अमले के बगैर चोरी नहीं हो सकती। उसने सही कहा है। और वापडा का जो अमला है वो मुलवस होता है, उसकी मदद से सारी चोरी होती है। रिवायती चीज़ है और हम सब लोग ये जानते ही हैं। जानते क्या, अपने इर्द गिर्द आप ये चीज़ें ऑब्जर्व भी करते हैं। सभी लोगों को अपने इलाकों में पता है कि कौन से मीटर रीडर हैं, किस तरह कहाँ से पैसे वसूल किए जा रहे हैं। जी इस वाले से मैं तो ये कहता हूँ कि जो पिछले 3, 4, 5, 6 महीनों में जो ओवर बिलिंग की गई है उसका रिलीफ अब आवाम को मिलना चाहिए, ताकि गर्मियाँ आ रही हैं, लोगों ने AC भी चलाने हैं, एयर कूलर चलने हैं और बिजली का बिल ज़्यादा आना है, ताकि लोगों को कुछ बिजली का बिल कम हो सके और लोगों को कुछ रिलीफ हो सके। और लोगों को AC की जहाँ ठंडी हवा आती है वहाँ बिजली के बिल की भी लोगों को ठंडी हवा आ सके। बिल्कुल आपने सही कहा, जरूरी ये है बिल्कुल, लेकिन वो होगा नहीं। नहीं होगा। बिजली के बिल से ठंडी हवा कहाँ से आ जाएगी, कैसे आ जाएगी? हर रोज आपकी बिजली बढ़ रही है, बिजली बढ़ तो रही आपको है। बिजली के बिल से देखें हम बात कर रहे हैं ओवर बिलिंग के ऊपर, क्योंकि इस पर वफाकी वज़ीर दाखिला ने वाज़ह तौर पर ये कहा है कि जो लेस्को की तरफ से 91 करोड़ यूनिट अजाफी चार्ज किए गए वो वापस होंगे। अब मसला वापस होने का है कि वापस होने के लिए क्या तरीकाकार होगा, उसके लिए अब FIA ने प्लान जो है वो तलब कर लिया है और लेस्को के हुकाम जो है वो इस पर काम कर रहे हैं और उनको पता भी है कि कहाँ कहाँ से उन्होंने ओवर बिलिंग की है। वो सारे बिल जो है वो उनकी छानबीन करेंगे और हर मुतलका जो SDO डिवीज़न जो है वो अपने मुतलका इलाकों के अंदर का वो काम करेंगे। वहाँ पर उन्होंने जो ओवर बिलिंग किया, जिस बिल के ऊपर ओवर बिलिंग की है। उस दिन शाहिद सिप्रा साहब ने कहा था कि अगर सारिफीन को लगता है कि उनको ओवर बिलिंग हुई है तो वो सीधा FIA चले जाएं ताकि उनका मसला ये उनको FIA को इसके लिए एक पोर्टल बनाना चाहिए। वो पोर्टल वो अपनी एप्लीकेशन जो है, क्योंकि आपकी इतनी आबादी है लाहौर के अंदर, वो कितने लोगों की शिकायत जो है वो सुनेंगे। आपको ऑनलाइन पोर्टल बनाना पड़ेगा। ऑनलाइन पोर्टल बनाएंगे, वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन जो है वो देना शुरू कर दें। एप्लीकेशन के बाद जो है वो FIA उसको लुक फॉरवर्ड करेगा और मुतलका जो लेस्को के हुकाम उनसे बात करके ये रिकवर हो सकते हैं, ये वापस हो सकते हैं। इससे बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा ना। जिन लोगों को ओवर बिलिंग हुई है उनके पता नहीं कितने कितने एरियाज़, अभी ये सिप्रा से बात हो रही थी तो वो बता रहा था कि बहुत करोड़ों रुपए में, अरबों रुपए में एरियाज़ हैं लोगों के, वो माफ़ हो सकते हैं ओवर बिलिंग की हद तक। अगर तो उन्होंने ओवर बिलिंग की हुई है उसकी मद में है तो इससे बहुत बड़ा रिलीफ होगा आवाम के लिए। और अगर जैसे खोकर साहब ने बात की कि गर्मियों के दौरान अगर आपके यूनिट रिकवर हो जाते हैं तो आपको बिजली का बिल जो है वो कम होगा, क्योंकि पिछले साल हमने बिजली के बिल ट्रिपल पे किए हैं, ट्रिपल बहुत ज़्यादा बिजली के बिल जो है वो आ रहे थे गर्मियों के दिनों में। अब बिजली एक तरफ महंगी तो कर दी है, चले ठीक है महंगी कर दी है आपने, अब आवाम का तो इसके पास इसको रोकने के लिए तो कोई इख्तियार नहीं है उनके पास सवाए सड़कों पे आने के। तो आपने लिहाजा अगर बिजली महंगी कर दी है तो, लेकिन जो ओवर बिलिंग के बाद में आपने ओवर बिलिंग की है ये आप रिकवर करवा दें तो इससे बड़ा मेरा ख्याल है कि ग्रेटफुल होगी। ये जो खबर इरफान मलिक साहब ने दी है इसमें लिखा हुआ है कि एक साल के दौरान 92 करोड़ यूनिट ओवर बिलिंग की गई तो ये और तो 31.5 करोड़ यूनिट जो है ना 31.5 करोड़ यूनिट जो है ना रिफंड किए जा चुके हैं। और अभी सिप्रा से आप बात करेंगे, सिप्रा आपको बताएगा कि ये कुछ भी नहीं है। हाँ, इससे भी ज्यादा ओवर बिलिंग की गई है। अली ये सिलसिला अब से नहीं ना है, ये काफी देर से चलता आ रहा है। अपने अपने लॉसेस जो है वो उन्होंने रिकवर करने के लिए ओवर बिलिंग डाल के आपके ऊपर, मेरे ऊपर, खोकर साहब के ऊपर जो उन्होंने ओवरलोड कर दिया बिजली का बिल तो हमने पे करना ही करना है। नहीं पे करेंगे अगले दिन हमें नोटिस आ जाएगा जनाब आपने बिजली का बिल पे नहीं किया तो नेक्स्ट मंथ
आपका कनेक्शन जो है वो मुनक़ता कर दिया। बिल्कुल ऐसे तो लिहाजा हमने उस डर से बिजली का बिल पे करना ही करना है। अगर हम शनवाई के लिए जाते हैं भी तो हमारी कोई सुनेगा नहीं। कभी ऐसा हुआ कि आपको ओवर बिलिंग हुई और आप बिल ठीक कराने के कुछ एक्सपीरियंस कभी? देखिए, आप बिल ठीक करवाने की कोशिश की जाती है, आप उसको इंस्टॉलमेंट में कर देते हैं। वो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, वो अगले महीने आपका इंस्टॉलमेंट के बाद भी वो लग के आता है, लग के आता है, वो खत्म कभी नहीं करते, खत्म कभी नहीं होगा। और नेक्स्ट मंथ आपको ऐड ऑन होगा, नेक्स्ट मंथ आपको ऐड ऑन होगा और आपने बिल वो पे करना ही करना है। और बाज़ का यही बिल एरियर्स के मद में करोड़ों रुपए तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब ये सिलसिला जो है वो रुकने पे आ रहा है और जो जिन लोगों के यूनिट है उनको रिफंड भी किए जाएंगे और मजीद आगे से इस सिलसिले को ब्रेक लग गई है। अच्छी चीज़ ये है। बाकी सोच समझ के बिजली का इस्तेमाल करें, बिजली है तो अच्छी खासी महंगी। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और मेरे ख्याल से अब आप मार्केट, शहर की किसी भी मार्केट में चले जाएंगे, किसी भी बाज़ार पे चले जाएंगे, बहुत हद तक बल्कि कंफर्म है कि रोटी और नान की कीमत अब आपको फिक्स मिलेगी। हाँ, वेट पे भी मैं कुछ नहीं कह सकती। वो जो 16 रुपये वाला मामला था कि लोग कह रहे थे ये कैसे होगा कि जी आप 15 रुपये दे रहे हैं, 16 रुपये दे रहे हैं, बाकी 4 रुपये कौन कैसे वापस देगा, ये भी हल हो गया। मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। 15 रुपये की अब आपको मिलेगी रोटी। वज़ीर आला पंजाब का रोटी कीमत रिलीफ प्रोग्राम में एक बड़ा फैसला सामने आया है। अली, बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं है कि आप देखिए, कल किसी ने बात की कि रोटी अमीर लोगों की, उनके लिए तो रोटी का मसला है नहीं, उनको इस कीमत से कोई गर्ज नहीं। रोटी का मसला उसको है जिसने रोज़ काम करना है, काम पे निकलना है, मजदूर को, उसको 15 रुपये भी उसके लिए बहुत ज़्यादा है। जिसने प्लान करना, अच्छा सोच समझ के, कम पैसे सोच में समझ क्या के खाया प्लानिंग के साथ कि उसने 2 रोटियाँ खानी है, 3 खानी है, तो लिहाजा उसके लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ है कि आपने रोटी जो है वो 20 रुपये से 16 रुपये की, 16 रुपये के बाद आप 15 रुपये कर दी। अब आपने गुज़श्ता दिनों की आपने ग्राफ चेक किए कि आपकी कुछ चीज़ें किस तरह से उनके रेट कम हुए। यकीन करें, अब लोग अपने जो सब्जियां ना बेचने के लिए, अभी मैं कच्चा जे रोड से गुजरता हूँ ना, तो वो अपने बैनर्स लेके हाथ में पकड़ के होते हैं, जनाब प्याज 100 रुपये किलो, टमाटर इतने रुपए किलो। अब वो चीज़ें इस तरह से फ़रोख्त करें, मतलब चीज़ें यकदम वो उनकी प्राइस जो है वो बहुत कम हुई है। तो लिहाजा जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपको अपने रेट फिक्स करने के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ जो है वो मिले। तो ये एक अच्छा फ़ैसला है और इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया और उन्होंने सख्ती भी की। लेकिन दूसरी तरफ आपने ये भी देखना होता है, क्योंकि हर बंदा जो महंगाई का एक रोनर होते हैं, उसमें एक बड़ी वजह होती है पेट्रोल। आपका पेट्रोल की कीमत को आपने कम अगर मज़ीद करेंगे तो इससे बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा आपको। आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सस्ती हो जाएगी। ये वो बुनियादी ज़रूरत है हर अमीर गरीब का। अभी आप आना जहाँ भी जाएंगे ना, आप रिलीफ की बात करेंगे कि चीज़ें इतनी सस्ती होगी, वो आपको कंपैरिजन करेंगे पेट्रोल के साथ कि भाई पेट्रोल की प्राइस देखें। अब हमने एक दौर ये भी देखा कि जब हम किसी जगह पे कुछ चीज़ खरीदने जाते थे तो कहते भाई डॉलर की कीमत तो देखें आप, डॉलर के साथ मंसूब किया जाता था, डॉलर के साथ मंसूब किया जाता था। हाँ, अब हमें एक बिजली के ऊपर रिलीफ मिलना चाहिए, उसकी कीमत, और एक पेट्रोल के ऊपर। ये दो चीज़ें इनके ऊपर आप रिलीफ दे दें, यही अवाम आपकी खुश हो जाएगी। ये दो चीज़ें, 3 बुनियादी जो चीज़ें इसके ऊपर रिलीफ आपको मिलना चाहिए। वो रोटी की कीमत कर दी है। तो मुझे बताएं कि मॉडल टाउन है या गार्डन टाउन है या फैसल टाउन है या कोट लखपत का इलाका है, यहाँ कितने लोग हैं जो तंदूर से जाकर रोटी लेते हैं। बहुत सारे लोग जो आटा चक्की से जाकर लेते हैं, तो वो आटा भी चक्की से जो आटा मिलता है या गंदम मिलती है, उस पर भी सब्सिडी लोगों को मिलनी चाहिए ताकि आम बंदे तक जो है ना उसके समरात पहुँच सके। अब मेरा जो मोहल्ला है वहाँ सिर्फ 2-3 घर होंगे जो जाकर तंदूर से जाकर रोटी लेते होंगे, बाकी 100 घर जो है वो अपनी रोटी घर में खुद चक्की से आटा लेकर या गंदम लेकर जो है ना पिसाई करके घर में रोटी पकाता है। तो वो जो घर में रोटी पकाते हैं उनको भी रिलीफ देने के लिए जो हुकूमत को चाहिए कि गंदम सस्ती करे। तो और लेकिन गंदम सस्ती का ये मतलब नहीं कि किसानों को गंदम सस्ती खरीदे, किसानों से गंदम महंगी खरीदे और बाद में सब्सिडी करके गंदम सस्ती बेचे, ये गवर्नमेंट करे। और गवर्नमेंट लास्ट जो है गवर्नमेंट खुद बर्दाश्त करे ताकि किसानों को रिलीफ मिले, किसानों को रिलीफ दे, किसानों को 5,000 रुपए के हिसाब से गंदम खरीदे और बाद में 2,000 रुपए के हिसाब से आवाम को बेचे। हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, हम तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है सर, हम इतनी सब्सिडी नहीं अफोर्ड कर सकते। हम लोन के ऊपर चलने वाला मुल्क है हमारा, कर्जा लेके हम अपना मुल्क चलाते हैं, हम सब्सिडी नहीं दे सकते। हाँ, आप ये काम कर सकते हैं कि आप जो किसानों को मिलने वाली अशिया हैं, आप फर्टिलाइज़र की मद में, पेस्टिसाइड की मद में और डीज़ल की मद में,
और बिजली, ये 4 चीज़ें, आप इन 4 चीज़ों के ऊपर उनको रिलीफ दें। सिंपल सी बात है, वो रिलीफ आपने बिजली की कीमत कम करके देनी है कि उसको बिजली का ट्यूबवेल का बिल जो है वो उसको सस्ता है, उसको फर्टिलाइज़र जो है वो सरकारी रेट के मुताबिक मिले, उसको सीड जो है वो सरकारी रेट के मुताबिक मिले, और दीगर जो उसकी ज़रूरियात, उसकी मशीनरी, उसके ज़रूरी आलात जो हैं वो उसको एक कम कीमत के ऊपर उसको मैसर हों, ताकि उसकी प्रोडक्शन ऑफ कास्ट जो है वो कम हो। प्रोडक्शन ऑफ कास्ट उसकी कम होगी तो जो उसकी पैदावार है उसकी कीमत का तयन सरकार करे। सरकार करे तो उसको मुताबिक उसको अपनी कॉस्ट के रिलेटेड जो है वो अपना मुनाफा हासिल कर सकता है। तो फिर ये चीज़ें आपको ज़हन में रखनी पड़ेंगी। डीएपी जो है वो कोई 13,000 रुपए की बोरी है, और जो यूरिया खाद है वो बाजार से मार्केट रेट पर 5200 रुपए की मिलती है, और उसका 3750 रेट सरकारी है, सरकारी पर मिलती नहीं है किसानों को। अब किसान इतनी महंगी यूरिया खाद, इतनी महंगी डीएपी लेते हैं, फिर ट्यूबवेल का बिल जो है, किसी का भी ट्यूबवेल का बिल जो है ना 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख से कम नहीं आ रहा। ट्यूबवेल का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, और पानी जो है 1300 रुपये फी घंटा मिलता है पानी का, ट्यूबवेल का इतना महंगा है, तो किसान जाए तो कहाँ जाए। अब किसान को चाहिए कि किसान की जो गंदम का रेट तो 3900 रुपये ने मुकर्रर किया, ये बड़ा थोड़ा मुकर्रर किया हुकूमत ने, और हुकूमत कम से कम गंदम का रेट जो है वो 5000 रुपये होना चाहिए था। और फिर दूसरा ये कि जो 3900 रुपये मुकर्रर कर दिया है, चलो हम इस पर भी एग्री करते हैं कि ये भी ठीक है, लेकिन हुकूमत इस रेट पर किसानों से गंदम खरीदे तो सही। अब मैं बुरवाला का रहने वाला हूँ, मेरे बुरवाला शहर के हजारों लोग जो है ना वो मुझे रोजाना फोन करते हैं कि गंदम गवर्नमेंट नहीं खरीद रही, और पास्को वाले गंदम नहीं खरीद रहे, फूड डिपार्टमेंट गंदम नहीं खरीद रहा। अब वो बेचारे कोई 3300 में, कोई 3200 में, कोई 3000 में, कोई 250 में, कोई 250 में गंदम जो है ना आड़ती के हाथों ब्लैकमेल होकर बेच रहे हैं, और गवर्नमेंट 3900 रुपए के हिसाब से भी गंदम नहीं खरीद रही। हुकूमत गंदम तो खरीदे, 100% गंदम खरीदे। हुकूमत ने गंदम खोकर साहब नहीं खरीदनी, ये बात आप तय कर लें। हुकूमत गंदम नहीं खरीदेगी, क्योंकि सिंपल सी बात है। देखिए 1 साल के लिए आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, ये उन्होंने ऐलान कर दिए। अब देखें 2 चीज़ें हैं, हमारे ऊपर कमोडिटी का डेट है, ये डेट निगरान हुकूमत ने, निगरान वज़ीर वाला पंजाब मोहसिन नकवी साहब थे, तो उन्होंने ये डेट जो है वो ख़त्म किया। डेट ख़त्म करने की वजह ये है कि आपका IMF का जो एक प्रेशर है आपके ऊपर, आपके फर्स्ट क्वार्टर 2024 के लिए, उसमें उनका प्रेशर था कि पंजाब के ऊपर जो सर्कुलर डेट है, कमोडिटी डेट है, यानी कि जो हमने गंदम की ख़रीदारी के ऊपर एक कर्जा बैंकों से लिया हुआ है, आपने उसको ख़त्म करना है। ठीक है। वो कर्जा जो है वो 900 अरब रुपए तक पहुंच रहा था। उस कर्जे को ख़त्म करने के लिए आपने 600-400 अरब रुपए जो है वो आपने रीपेमेंट की, उसकी वो कर्जा कम किया, कमोडिटी डेट को कम लेकर आए। तो लिहाजा अब ये फैसला किया गया कि कमोडिटी डेट को मज़ीद बढ़ने नहीं दिया जाएगा, उसमें IMF की शर्त भी आ गई। लिहाजा एक आंसर वो है कि हमने गंदम नहीं खरीदनी। ये मुझे याद है कि जब ये पॉलिसी की बातें हो रही थी तो मैंने खबर दी थी कि हुकूमत के पास 2 चॉइस हैं, या तो वो गंदम खरीदेगी, अगर ख़रीदेगी तो वो बहुत कम खरीदेगी। अब फैसला हुकूमत ने कर लिया कि वो किसानों से गंदम नहीं खरीदेगी, ओपन मार्केट में जिसको दिल चाहे वो गंदम फरोख्त कर सकते हैं। दिल करता है वो फिर उससे ब्लैकमेल कर रहे हैं, आड़ती ब्लैकमेल करते हैं। हाँ, आप उस चीज़ पर उनको प्रेशराइज करें कि वो एक सरकारी रेट जो है उसके मुताबिक वो उनको जो है वो फ़रोख्त करें। लेकिन हुकूमत ने यहाँ पर मिडल मैन के तौर पर किसानों को उनके हवाले जो है वो कर दिया कि मार्केट खुद तय करे। अब इससे नुकसान सिर्फ किसानों का और किसी का नहीं। हुकूमत का फ़ायदा ये कि हुकूमत कमोडिटी डेट को जो है वो कम कर रही है। अगर वो डेट बढ़ता है ना तो सिंपल सी बात है वो बोझ हमारे ऊपर मज़ीद बढ़ेगा। वही पैसा गवर्नमेंट चाहती है कि हम किसी और फलाह मंसूबे के ऊपर जो है वो खर्च करें ताकि लोगों को मज़ीद रिलीफ मिले। हाँ, इसके बदले में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये चाहती है कि हम किसानों को सब्सिडी दें। आइंदा से हुकूमत ये भी बात है कि आइंदा से हुकूमत गंदम खरीदेगी भी नहीं किसानों से। ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, आइंदा आने वाले सालों में भी हुकूमत ये गंदम नहीं खरीदेगी, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया है कि वो आइंदा से गंदम नहीं खरीदेंगे। ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होगी। ओपन मार्केट होगी, जहाँ दिल करता है आप सेल करें। अब इससे आने वाले सालों में हमें नुकसान क्या होगा? हमारी गंदम की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। गंदम की प्रोडक्शन कम होगी तो हमारे पास गंदम कम हो जाएगी। गंदम कम होगी तो हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे। बाहर से इंपोर्ट करने के बाद फिर आपको वही कमोडिटी डेट आपका बढ़ेगा। तो लिहाजा एक IMF का प्रेशर है, एक कमोडिटी डेट है। कमोडिटी डेट को आप ओवरकम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये फैसला करें कि आप गंदम नहीं खरीदेंगे। लिहाजा इसका नुकसान किसानों को भी है, फ़ायदा हुकूमत को ये है कि वो अपना एक कर्जा, गर्दशी कर्जा जो है वो कम करके IMF से पैसे लेना चाहते हैं। जो 80 अरब 40 अरब आप सूद की मद में बैंकों को दे रहे हैं, वो इस चीज़ को ख़त्म करके वही पैसा आवाम के ऊपर खर्च करना चाहते हैं। सही, पता नहीं अब आवाम इससे मजीद, मेरे ख्याल से आवाम के लिए तो मुश्किल ही है। अगर आवाम के लिए मुश्किल नहीं। आपको आटा सस्ता मिलेगा, आपको गंदम सस्ती मिलेगी, किसानों का नुकसान है। किसान गंदम कम लगाएंगे। इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान मैं बताता हूँ ना, इसका नुकसान क्या होगा कि आइंदा किसान जो है गंदम जो है ना बोएगा नहीं।
हाँ, वो कम होएगा। वो कहेगा मैं सिर्फ अपने घर के लिए तो जितनी फिर मुझे जरूरत है मार्केट मैं उतनी में महंगी नहीं होगी गंदम वाली? फिर बाहर से फिर मुझे मार्केट हुकूमत के को साथ पड़ेगी। ये सब देखिए करे। अब आलमी मंडी में कीमत जो है वो गंदम की वो है 2800 से 3000 रुपये। अगर ये गवर्नमेंट उनसे बाहर से लेती है गंदम तो ये उनको सस्ती पड़ेगी। सही। अगर 3900 रुपये में लेती है ये इनको महंगी पड़ती है। ये अगर 3900 रुपये में लेते हैं तो कम से कम ये 355 अरब रुपए का एक लोन लेके गंदम आपने ख़रीदनी है और आपके ऊपर पहले ही 345 अरब रुपए का डेट जो है वो चल रहा है जो कि आपने ख़त्म करना है। तो लिहाजा गवर्नमेंट चाहती है कि हम वो गंदम खरीदने की बजाय जो पहले से मौजूद स्टॉक है वो रख कर हम अपना कमोडिटी डेट जो है वो ख़त्म करें। ये एक बड़ी टेक्निकल चीज़ है। हाँ बिल्कुल। IMF आपसे कह रहा है कि अना आपके ऊपर जो एक कर्जा है उसको ख़त्म करो, अगर वो कर्जा ख़त्म नहीं करोगे तो हम आपको मजीद किस्त नहीं देंगे। तो अना ने अपना कमोडिटी डेट जो है वो डेफिनेटली उसने और कोई ख़त्म option करना है, नहीं है। उसके पास ऑप्शन नहीं नहीं है। है। तो ये हमारे पास हमारी सूरत हाल ही खैर, है। आम आदमी के देखिए हम लिए- सिर्फ गंदम खरीदते हैं सरकार, बाकी चीज़ें तो नहीं आप गंदम इन खरीदती। टेक्निकल चीजों में ना फंसे। रोटी 15 रुपए की हो गई है, रोटी 15 रुपए आप की हो गई। इसको जो है अच्छे तरीके से एंजॉय किसानों को एक अच्छा सा रिलीफ दे दें बस, हाँ, सिंपल सी बस बात। ये उनका हक भी है। ब्रेक के उनका बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। गर्मी शुरू होते ही सरकारी अस्पतालों के एसी बंद हो गए हैं। अब आपके मरीज चाहे जितने मर्जी बीमार हैं, ऑपरेशन रुक रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, अल्लाह रहम करे। जिस मरीज को ऑपरेशन के बाद जब वार्ड में शिफ्ट किया जाता है वहाँ एसी नहीं होगा, किस तरह से सरवाइव कर सकेगा। निगरान हुकूमत की जानिब से मुझे आज भी वो टाइम याद आ रहा है कि खुद जब मोहसिन नकवी साहब निगरान CM थे, एसी के आगे हाथ रख के एसी चेक कर रहे थे कि बंद क्यों है, बेडशीट्स गंदी क्यों हैं। सो ये अब चीज़ें किसने जाकर देखनी है। मतलब अच्छी चीज़ें ऐड हो रही हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही। कल बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट क्लिनिक ऑन व्हील का आगाज़ किया गया, लेकिन इसके साथ साथ जिन लोगों ने अस्पतालों में जाना है वो बेचारे परेशान रहे। तो ये चीज़ें क्या फ़ायदा देंगी? अली, देखें निगरान दौरे हुकूमत में बिल्कुल उन्होंने एसी खुद जाकर चेक किए, बेडशीट्स चेक की, हर चीज़ उन्होंने चेक की और उसके बाद फैसला ये हुआ कि हॉस्पिटल्स की रेनोवेशन की गई, वहाँ पे एसी, एयर कंडीशन सिस्टम, सब चीज़ों का उन्होंने ऑर्डर दिया। रेनोवेशन मुकम्मल होगी, अब साथ ही उनका टाइम जो है वो ख़त्म हो गया, इलेक्शन हो गए, नई मुंतखब हुकूमत आ गई। अब मुंतखब हुकूमत का काम है कि उस काम को तेज़ी से उस रफ्तार के साथ जारी रखते जिस रफ्तार में निगरान दौरे हुकूमत में काम जारी रहा। वो व्हील्स पे आती जा रही है ना हुकूमत। वो कल देखिए हमने अब देखा। सिंपल सी बात है कि आप जब तक फॉलो अप नहीं Clinic करेंगे on आपके wheel। प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होंगे। आप अगर उनको इस खलिश में उनको रुकावट डाल दें कि ये जी निगरान दौरे हुकूमत के प्रोजेक्ट हैं तो फिर ये आप ज्यादती कर रहे हैं, जहाँ ये ज्यादती आप को अवाम रिलीफ के मिलना साथ है। कर रहे हैं। शहर के जो 4 बड़े हॉस्पिटल है ना, बिल्कुल आपने जो कहा है कि जो जैसे ही गर्मी आई है तो अस्पतालों के एसी जो है बंद हो गए हैं, लेकिन अगर आप सिविल सेक्रेटरी का जिक्र करें तो वहाँ पर अफसरान ये करते हैं कि बड़ा अच्छा पॉइंट बता रहे अफसरान जो है वो दफ्तर में बैठे नहीं होते। सुबह अफसरान 11 बजे आते हैं, लेकिन उनके चपरासी सुबह 8:30 पौने 9 बजे आकर एसी और टीवी ऑन कर देते हैं। वो 11 बजे अफसर आता है, टीवी और एसी सुबह ऑन होता है। अच्छा, एसी का मकसद तो समझ आता है, टीवी ऑन करने टीवी का भी क्या? ऑन होता है, टीवी भी ऑन होता है। फिर उसके बाद जो दरमियान अफसरशाही है ना, में और रिमोट उसके बाद नहीं 11 आप- बजे के बाद दरमियान में वो उठकर खाना खाने जाते हैं, आज दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे लगाने जाते हैं, मीटिंग के लिए बहाने से बाहर दफ्तर से जाते हैं, तो वो 12 जो एसी जो AC है और TV वो ऑन। चल रहे होते हैं। फिर दूसरे जो कमेटी रूम है, बड़े बड़े कमेटी रूम जहाँ पर चिल्लर लगे हुए हैं 4-4 टन के, वो कमेटी रूम के चिल्लर जो है ना वो भी चलते रहते हैं सारा दिन, और वहाँ कोई बैठा भी नहीं होता, ना कोई इजलास हो रहा होता है, ना कोई मीटिंग हो रही होती है। और वहाँ चपरासी जो है पता क्या करते हैं कमेटी रूम में, वो चिल्लर चलाकर ना वो टेबलों के ऊपर खुद सो जाते हैं अंदाजा करें। और खुद सो जाते हैं। अब और इस आपने तरह की ऑन एयर सूरत हाल तो है। कह दिया, और आपको दफ्तर में तो कोई नहीं आने देगा। अस्पतालों की आपने हालत बताइए कि वहाँ एसी बंद है, वहाँ बिजली का एसी खराब है या बिजली की बचत की जा रही है, या एसी का वो कंप्रेसर खराब है, या किसी ने किसी वजह से कोई एसी खराब है, वहाँ ये सूरत हाल है। डॉक्टर साहब, और बात सिविल तो ये सेक्टर की ये अलमिया सूरत तो हाल ये है। है कि बंद हो गया तो उसको कोई चेक करने की कोशिश भी ना करता। लास्ट टाइम मुझे याद है कि MS जिनाह हॉस्पिटल थे, वहाँ पे मोहसिन साहब ने विज़िट किया था, तो वो वहाँ के AC वार्ड का बंद था, बर्फ़ उसके अंदर जमी हुई थी, पानी उसका लीक हो रहा है। तो मोहसिन साहब ने सिर्फ एक सवाल MS से पूछा कि आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें कि क्या आपने इस वार्ड का विज़िट किया? उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा अगर आप इस वार्ड का विज़िट करते और आप सिर्फ AC को देख लेते ना, और अगर आप इसकी सफाई करा लेते तो ये इसका काम हल हो जाना। तो इतना बड़ा काम नहीं था, क्योंकि आपने विज़िट नहीं किया, आपने ये जहमत नहीं की कि आप वार्ड्स का विज़िट करते। तो लिहाजा जब आप एक अहम पोस्ट के ऊपर आपकी एक तैनाती होती तो आपकी ज़िम्मेदारी है
अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर हॉस्पिटल्स की वार्ड्स को चेक करते हैं, वहाँ पर एसी की जो एक फिटिंग है उसको आप चेक करते हैं कि आया ये काम ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा। सिर्फ आपने नोटिस लेना होता है, आपने नोटिस लेके हुक्म जारी करना है कि ये काम कर दो। अगर एक एसी की रिस्टोरेशन के लिए, उसकी बहाली के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए अगर आप एक लेटर की हद तक महदूद हैं तो आपको एमएस तैनात होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये काम आप अपने तौर पर भी करवा सकते हैं। बड़े दावे से कह सकती हूँ एमएस साहिबान इस चीज़ को ना तो बॉदर करते हैं ना जाके चेक करने की भाई कोशिश सिंपल सी बात है, ये बात उनके ऊपर नहीं ना गुजरी। खवार मरीज हो रहा है, आपके नर्सेज के रूम में, आपके ऑफिसर्स के रूम में, आपका जो हॉस्पिटल का दीगर स्टाफ है वहाँ पर एसी सब कुछ ठीक चल रहा है, वो कभी ख़राब नहीं होएगा। सिर्फ जो वार्ड्स के अंदर लगे हुए हैं वो ख़राब होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका फोकस नहीं है, वहाँ पे आप बैठते नहीं हैं। तो लिहाजा आपको जो आपने रेनोवेशन की है पंजाब के ये 4-5 जो बड़े हॉस्पिटल और की ख़ास तौर पे बात की है, वहाँ पे इन सब के लिए पैसे अप्रूव हो चुके हैं। अब आपने जस्ट फॉलो अप लेना है कि आया इसका एयर कंडीशन सिस्टम आपने सही से उसको चलाया है या नहीं चलाया, उसकी तनसीब का अमल मुकम्मल हुआ है या नहीं हो। अगर ये काम आप 1-2 महीने सिर्फ फॉलो अप कर लेते ना तो ये काम आपका मुकम्मल हो जाना था, क्योंकि पैसे आपको रिलीज़ हो चुके हैं, अप्रूव हो चुके हैं, हर चीज़ आपकी हो चुकी है। आपने जस्ट फॉलो अप लेना। अगर आप फॉलो अप नहीं लेंगे तो फिर काम यही होगा कि आपकी सिटी स्कैन की मशीनें आपके पास नहीं है, आपके एसी अभी तक चालू नहीं है और मई का महीना शुरू हो चुका, ख़त्म होने वाला है तो जून आने वाला है। तो जून, जुलाई, अगस्त ये 2-3 महीने आपके बहुत ख़तरनाक हैं आपके लिए। मरीज़ों की क्या हालत होगी, कौन जवाब दे होगा इस पर? डेंगू का खतरा आपके साथ, डेंगू का खतरा आपके साथ है। के मरीज आते लिहाजा आप वज़ीर आला पंजाब से ये इल्तिजा है कि अब वो इन हॉस्पिटल्स का रुख करें एक दफ़ा, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब का निकलना लाजमी। वो अद्वियात का मामला है, वो लिफ्ट्स खराब होने का मामला है, वो व्हील चेयर्स का मामला है, हम ये नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट काम कर रही है। मैंने तो कहा अच्छी चीजों को हम अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। अब ये हॉस्पिटल्स का, लेकिन अली हर हॉस्पिटल में व्हील चेयर का मसला है, हर हॉस्पिटल में बेड, सारी चीजें 15 अरब रुपए इस बात के लिए दिए गए थे कि व्हील चेयर, बेड शीट, वहां पर नए पंखे आपने लगाने हैं। ये निगरान दौरे हुकूमत में था, मैंने खुद खबरें दी हैं, सब कुछ उन्होंने दिया है। व्हील चेयर्स, बेड शीट, हर चीज आ चुकी है, लिफ्ट भी ठीक कराई थी, हर चीज आ चुकी है। अब हॉस्पिटल के एमएस की जिम्मेदारी है कि वो खुदारा इस बात का नोटिस लें। अगर आपके पास नहीं है आप महकमे को लिख के दें, अगर महकमा नहीं लिख के दे, आप किसी मीडिया वाले को बता दो कि भाई ये चीजें हमारे पास नहीं आ रही, हमें ये मसाइल है, हमारे पास नहीं है, उस मसले को हाईलाइट किया जाए, सीएम साहब तक बात जो है पहुंचाई जाए। क्योंकि सीएम ने सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं, उसने बहुत सारे उन चीज़ों को देखना होता है, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर होता है। लिहाजा उनके जो मशीर वजीर हैं उनकी जिम्मेदारी है, ख्वाजा साद रफ़ी की और सलमान रफ़ी की जिम्मेदारी और इमरान नज़ीर की जिम्मेदारी है। ये अब फॉलो अप सिर्फ ले लें, वहाँ पे जाके चेक कर लें, आपका निज़ाम बेहतर हो जाएगा। और मरियम नवाज शरीफ का एक हॉस्पिटल का विजिट, किसी भी वज़ीर आला का एक हॉस्पिटल का विजिट, वो उसको ठीक कर सकता है। विजिट, बहुत सारे काम जो वहाँ पर हैं वो सुधर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ आपको जाकर देखना है कि फॉलो अप लेना बहुत ज़रूरी है, सिंपल सी बात है। ये भी नहीं कि आपने बस अहकाम दे दिए तो आपने वहाँ जब तक जाकर नहीं देखेंगे, मेरे यहाँ पे लोगों को काम करने की आदत नहीं, इनसे करवाना पड़ता है। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं हमारे साथ। खुशामदीद। 5 तरक्याती स्कीमों के लिए 3 अरब 88 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की वर्किंग पार्टी का 53वां इजलास हुआ है। 5 तरक्याती स्कीमें अली कौन कौन सी हैं? ये बहुत अहम इम्पोर्टेंट स्कीम है। इसमें सबसे पहले तो आपने 1 अरब रुपए अप्रूव किया डे केयर सेंटर्स के लिए। अच्छा, ग्रेट। ना कि सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट अदारों के अंदर गवर्नमेंट जो है उनको फैसिलिटेट करेगी सोसाइटीज़ को कि वो डे केयर सेंटर्स जो है बनाए जो वर्किंग ख़वातीन हैं उनके बच्चों के लिए। और ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पे ख़वातीन काम करती हैं उनके बच्चों की जो बहुत ज़्यादा उनको मसाइल का, ये प्राइवेट इदारों में भी होगा। तो सबसे पहले तो सरकारी इदारों में इन चीज़ों को जो है वो शुरू किया जाएगा, और ऑलरेडी काम चल भी रहा है। तो उसके लिए 1 बिलियन का बजट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अप्रूव किया। और उसके साथ ही ऑटिज़म का एक स्कूल जो है, हेल्थ केयर सेंटर, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो बनाने जा रही है। उसका फैसला क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने किया था, उसकी मंजूरी उन्होंने बाकायदा दे दी। और इसके बाद एक IT सर्टिफिकेशन का एक प्रोग्राम जो है वो 70 करोड़ रुपए का, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अप्रूव किया। अब आपके लिए एक शॉकिंग चीज़ होगी, जितनी भी इंटरनेशनल IT यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, वहाँ पे हमारे जो IT के स्टूडेंट्स होंगे उनकी सर्टिफिकेशन होगी। अच्छा। वो ऑनलाइन PITB बोर्ड के पोर्टल के ऊपर अप्लाई करेंगे अपने जो भी उनके पास डिग्री है उसकी सर्टिफिकेशन के लिए। तो वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और जितने भी IT की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो इदारे हैं उनके थ्रू उनकी सर्टिफिकेशन होगी। और ये फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा प्लान है। और इसके लिए मैं दाद देता हूँ वज़ीर आला पंजाब को
कि ये जो उन्होंने काम IT पे किया तो ना, पहले दिन से उनका बड़ा focus है। IT वज़ीर आला पंजाब का फोकस है। वो 100 बिलियन वो एलोकेट करने जा रही हैं IT के शोबे के ऊपर, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारा हमसाया मुल्क IT के शोबे में इन्वेस्ट करके उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट अपनी सरमायाकारी बढ़ाई है, तो लिहाजा मरीम पंजाब का भी मरीम नवाज शरीफ का भी फोकस जो है वो IT के ऊपर है। ये ग्लोबल सर्टिफिकेशन जो है वो IT की, मैंने PATB के एक दोस्त से अपनी बात की, मैंने कहा ये है क्या चीज़, जो जब उसने मुझे गाइड किया तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इससे जो जितने भी हमारे IT से रिलेटेड स्टूडेंट हैं वो इस बात को समझते हैं कि आपकी माइक्रोसॉफ्ट से, गूगल से या दीगर इतनी IT की जो बड़े बड़े तालीमी इदारे हैं उनके, उन इंस्टीट्यूशन से, का वहां तक पहुंचना, उन इंस्टीट्यूशन से अगर आपकी सर्टिफिकेशन हो जाए तो ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। तो लिहाजा इसके ऊपर PITB के साथ मिलकर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो इन स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने जा रही है। और दूसरा, पंजाब हुकूमत जो है उन्होंने मुख्तलिफ जो आपकी स्मोक की तदारुक के लिए मैकेनिज़्म है उसके लिए अप्रूवल जो है फंड्स की मंजूरी मॉनिटरिंग के लिए, और एक वाइल्ड लाइफ सर्वे जो है वो करवाया जा रहा है पंजाब के अंदर, कि पंजाब के अंदर जितने भी परिंद चरिंद जानवर, उनकी एक मैपिंग जो है वो की जाए कि किस लाहौर का अगर कोई एरिया है वहाँ पे परिंदों की तादाद क्या है, जो जंगली जानवर है उनकी तादाद क्या है, दीगर हमारे इज़िला में, क्योंकि हम लाहौर में बैठे हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। पंजाब के दीगर इलाकों में बहुत ज़्यादा जानवर हैं आपके जिनकी मैपिंग जो है वो पंजाब हुकूमत करने जा रही है, उसके लिए 50 करोड़ खर्च कर रहे हैं। अना, ये जो मैं IT के वाले से ऐड करूंगा कि IT के जो प्रोजेक्ट है, जैसे नवाज शरीफ एक सिटी भी बन रहा है IT का, और ये जो आज बिल्कुल आज जो अली रामे साहब ने जो फरमाया है, जो IT प्रोजेक्ट जो मरीम नवाज ने अप्रूव किया है, इंडिया जो है हमारा जो दुश्मन मुल्क है वो IT की जो सनत है उसकी एक्सपोर्ट से जितना सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात तेल की एक्सपोर्ट से पैसे कमाते हैं ना, उससे ज़्यादा वो IT की एक्सपोर्ट से कमा रहा है। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि IT के शोबे में जो है ना वो काम करें, और IT के शोबे में ये होगा कि हमारे जो कम से कम जो बेरोजगार नौजवान है जो आजकल डकैती की तरफ जाते हैं या क्राइम की तरफ जाते हैं या जो जराइम करते हैं, वो घर बैठे अपने पैसे कमा सकेंगे IT के शोबे की वजह से। और IT का शोबा जो है उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और ये हुकूमत को चाहिए, देर आए दुरुस्त आया। चलो ये होना तो बहुत पहले चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए, ये ज़िया लाख के दौर में हो जाना चाहिए था सारे काम, लेकिन अगर उस वक्त नहीं हुए तो चलो आज ही हो जाए, चलो कुछ तो बेहतर। लैपटॉप हुकूमत दे रही है स्टूडेंट्स को, देखें एटलीस्ट गवर्नमेंट वाईफाई सिस्टम भी शुरू कर दिया, फ्री वाईफाई भी शुरू कर दिया हुकूमत ने। देखिए मैं सिंपल सी बात करूंगा, मरीम नवाज का जो एक विजन है, जो उनके पास उनको ब्रीफिंग दी जाती है, जो उनका एक मंशूर है, वो उन्होंने अपना पॉइंट तय कर लिया। अल्लाह करे कि अगर ये उनकी अचीवमेंट जो उन्होंने अपने टारगेट्स उन्होंने तय किए हुए ना, अगर वो अचीव कर लेती तो 5 साल बाद आपका पंजाब डिफरेंट होगा। अल्लाह करे, ये अल्लाह बात करे। आप अच्छा, ये नोट कर फंड्स की मंजूरी लें। हुई और है। एक दूसरी बड़ी बात मरीम नवाज के हवाले से कि जो जब भी मीटिंग करती है ना, वो किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर मीटिंग करने से पहले उसकी एक प्रेपरेटरी जो मीटिंग होती है ना वो लाजमी लेती है कि आपने मीटिंग से पहले आपको एक पता होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट है क्या, इसकी अफादियत क्या है, वो कैसे काम करना। वो हर प्रोजेक्ट हर मीटिंग से पहले वो 10-15 मिनट की एक ब्रीफिंग ज़रूर लेती हैं। उस ब्रीफिंग में ये जानना होता है कि इस मंसूबे का फ़ायदा क्या होगा, तो उसके बाद वो डिसीजन लेती हैं। और ये जो आप किस तरह से करके आए, PDWP जो परमिशन डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी है, PND बोर्ड, इन्होंने जो फंड अप्रूव किए 5 करोड़ रुपये, ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव है। ये सारे अवामी फलाह के मंसूबे। अली, ये फंड्स की मंजूरी के बाद मरहला क्या होता है? मरहला ये होता है कि आपने इसके लिए PC1 आपका अप्रूव हो गया, इसके बाद आप फाइनेंस डिपार्टमेंट एग्जीक्यूशन हो जाती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट मतलब इसके लिए नहीं कोई रुकावट नहीं। PND बोर्ड जो है इनके लिए एडवाइस जारी कर देगा फाइनेंस डिपार्टमेंट को, फाइनेंस डिपार्टमेंट इनको बजट जो है वो रिलीज कर देगा, उसके बाद काम का आगाज हो जाएगा। तो लिहाजा आपने इसी साल के अंदर, मतलब अब माली साल तो हमारा जून को ख़त्म हो रहा है, तो इसी साल के अंदर आपने प्रोजेक्ट के ऊपर कम से कम 30 से 40% आपने काम मुकम्मल करना है। अगर आपको बजट रिलीजिंग के ऊपर बात एक इंपॉर्टेंट है कि बजट आपको 100% रिलीज़ होता है, ये 50% रिलीज़ होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 50% रिलीज़ हो जाता है फौरी तौर पर, तो 50% रिलीज़ आप अपना यूटिलाइजेशन जो है उसको बर वक्त करेंगे। हमारे महकमों की नहली ये कि वो बाज़ का फ़ंड उनको मिल जाता है, उसमें यूटिलाइजेशन पे वो ज़रा फोकस नहीं करते। आपको यूटिलाइजेशन के ऊपर फोकस करना है, जो चीज़ें थोड़ी सी डिले चल रही हैं उसको फास्ट ट्रैक पे लेके आना, ये ज़्यादा अहम चीज़। बाकी अगर आप कह दें कि सर्वाइवल इसी में है कि आप IT की फील्ड को जितना फरोग दे सकते हैं, एक्सपर्ट्स जितने लेकर आए ना, जो दुनिया है वो IT है। मैंने वही कहा है कि आपकी सर्वाइवल इसी में। सिंपल सी बात। अब उसके बाद आपने अपनी ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर अगर मरीम नवाज काम कर रही है, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है, जो कि निगरान दौरे हुकूमत में हो गया था,
डॉक्टर उमर सैफ वो करके गए थे कि ऑनलाइन पेमेंट अब बच्चे बाहर से, अब कोई भी हमारा यहाँ पे इंटरनेशनल कंपनी के साथ जो काम कर रहे हैं, अमेजोन के ऊपर काम कर रहे हैं, वो ऑनलाइन पैसे यहाँ पे नहीं मंगवा सकते। सही। उन लोगों को अकाउंट चाहिए होता है अमेरिका का, यूके का, वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो वहाँ से उनका अकाउंट बनेगा, वो पैसे उनको वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से फिर पैसे ट्रांसफर। ये चीज़ खत्म करनी है। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करें। स्टूडियो में खुश आमदीद कहेंगे। हम हमेशा बात करते हैं कि कोई अच्छी ज़बरदस्त तफरी होनी चाहिए और इसके लिए हर किसी का अपना अपना शौक़ होता है। कुछ लोगों को हम देखते हैं बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बड़ा टाइम लगाकर अपनी बाइक्स को इतना ज़्यादा टाइम देते हैं, उसको संवारते हैं, फिर उस पर राइड्स अप करते हैं तो अच्छे तरीके से एंजॉय भी करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई प्रॉपर ऐसे इवेंट हो रहे हैं जहाँ पर ये तमाम राइडर्स मिलकर दूसरों के एक्सपीरियंस भी देखें, दूसरों से भी सीखें, दूसरों की बाइक्स का भी, क्योंकि आपको जब शौक़ होता है ना तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें उससे रिलेटेड देखने का शौक़ होता है। हम अक्सर देखते हैं कि रेसेस हो रही होती हैं, लेकिन एक कोई आपको स्पेशल अगर प्लेटफॉर्म मिल जाए ना जहाँ पर अच्छा गेट टुगेदर भी हो, जहाँ पर आप दूसरे लोगों से मिलें, उनके एक्सपीरियंस देखें, शेयर करें, आपके लिए वो चीज़ें हमेशा हेल्दी एक्टिविटी तो होती हैं, फ़ायदेमंद भी होती हैं। मैटरनिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बाइकर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त, जहाँ पर सहूलियात लेकर आता है। वहाँ पर ही कुछ रिसेंट इनके इवेंट इतने ज़बरदस्त हुए हैं कि मेरे ख्याल से वो तमाम बाइकर्स जो कि बड़ा शौक़ रखते हैं उनके लिए अट्रैक्शन भी इसमें ज़रूर होगी। बहुत सारे उन्होंने शिरकत की, जो नहीं कर सके उनको अपकमिंग इवेंट्स के बारे में हम बता देंगे। हमारे साथ जो मेहमान है मैं तारुफ कराना चाहूँगी। आशिर इमरान है, टीम लीड है मैटरनिटी, और अब्दुल सबूर मार्केटिंग हेड हैं। जी वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। मैं बहुत सारे ऐसे इवेंट देख चुकी हूँ, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। लेकिन मैटरनिटी के बारे में मुझे बड़ी ज़बरदस्त और स्पेशल एक अट्रैक्शन भी नज़र आ रही है, इसमें इलेक्ट्रिक बाइक्स भी ऐड हैं। ये आइडिया क्या था आपका? हम बेसिकली हमने 1 ईयर अगो स्टार्ट किया था मोटो कंटेंट बनाना। अच्छा। इंटरनेशनली काफ़ी बाइकर्स हैं जो मोटो कंटेंट बना के लोगों को काफ़ी चीज़ें टीच करते हैं अबाउट द बाइक्स। यहाँ पे नॉर्मली इतनी अवेयरनेस नहीं है किसी भी मैटर पे, स्पेशली इन बाइक्स। हमने 1 साल कंटेंट बनाया और लोगों को हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि उस पर एक जापानीज़ या यूरोपियन टच था। बेसिकली इट डजंट लुक लाइक द वीडियोज़ आर मेड इन पाकिस्तान। सही। अक्सर लोगों को मतलब कंफ्यूज रहते हैं वो कि ये शायद बाहर कोई क्या बाहर की वीडियो रहते हैं लोग, फिर कुछ नए की तलाश में भी होते हैं, वो फिर आप एग्जैक्टली। तो हम लोग बेसिकली हर दफ़ा कोई नई क्रिएटिव चीज़ करने की ट्राई करते हैं, तो वो क्रिएटिविटी जो है ना वो लोगों को ट्रैक करनी पसंद आती है। यस। तो उस कंटेंट को जब हमें जब ऑब्वियसली हाइप मिली, हमने सोचा कि इसको नॉट जस्ट ऑन इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया, इसको हम लोग प्रैक्टिकली इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करके पाकिस्तानियों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। उसमें हमारी 1 ईयर एनिवर्सरी आ रही थी, तो वी डिसाइडेड कि हम पाकिस्तान का पहला स्टैंड अलोन मोटो मीटअप कराते हैं। मतलब ऑटो शोज तो यहाँ पे बहुत हो चुके हैं, बट बाइक्स का स्टैंड अलोन इवेंट कभी नहीं हुआ। और हमने उसको फैमिली फ्रेंडली भी बनाना था, और साथ हमने इंडस्ट्री को भी ऑन बोर्ड लेना था, ताकि जो सेफ्टी के रिक्वायरमेंट्स है, राइडिंग गेयर्स हैं, हेलमेट्स हैं, जैकेट्स होती हैं, वो सेलर्स भी जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं लोगों को नहीं पता यहाँ पर हैं, वो भी सारे ऑन द स्पॉट अवेलेबल। आपने कितना अच्छा लोगों को मौका दिया कि वो लोग अब भी सारे इकट्ठे हो गए। और एक मेरे ख्याल से जो हम चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, कुछ इस पर्पज से कि उन्होंने सेफ ड्राइव कैसे करना है, वो चीज़ें भी लोगों तक पहुंच गई। अब्दुल सबूर, मैं आपसे जानना चाहूँगी फीडबैक कैसा आया? फिर फीडबैक इसके बारे में बहुत अच्छा रहा। काफ़ी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान में कोई ऐसा एक इवेंट हो सकता है जिधर मतलब उनको फील हो कि सारे जिनको जो पैशन है अबाउट 2 व्हील्स, वो सारे पैशन वाले लोग एक जगह पे इकट्ठे हो सकते हैं। ये लोगों को लगता नहीं था। मैटरनिटी ने वो करके दिखाया और उसका काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा। मतलब हमें इंटरनेशनली भी काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया, इवन दुबई से, कि हमें अपना मर्च भेजें, इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा पाकिस्तान में इवन नॉट सिर्फ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, हर जगह से लोगों ने रीच आउट किया कि आप लोग इधर भी आकर ऐसे इवेंट्स कराएं, हम भी चाहते हैं कि हम लोग ऐसे इवेंट्स में आ सकें। तो काफ़ी अच्छा मतलब लोगों का शौक तो है, बिल्कुल है, इनकार नहीं है। और जिस तरह की बाइक्स में देख रही हूँ लोग लेकर आए हैं, पता चलता है कि कितने शौकीन अफराद हैं। चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़े? आसान तो कोई काम नहीं होता। सैड रियलिटी है कि हमारे यहाँ पे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो उतना सपोर्टिव नहीं है जितना मे बी मैं अज्यूम कर रहा था।
I've been a researcher before this. I'm an automotive engineering student. हाँ तो मुझे जहाँ तक मेरी रिसर्चेज या एक एक्सपीरियंस था, मुझे आइडिया था कि दे मस्ट बी सपोर्टिव, बट एक्चुअली इंडस्ट्री इज़ नॉट सपोर्टिव. मतलब हम अगर सोचते हैं ना पाकिस्तान में कुछ क्यों नहीं हो रहा, तो इट्स मेनली बिकॉज कोई चाहता नहीं है कुछ. हाँ, रीज़न ये है बिल्कुल. दैट्स द मेन रीज़न. ये एक मेजर चैलेंज था, बट वी हैड आवर ओन वेज. हमने किसी तरीके से मनाया है लोगों को, उन मैन्युफैक्चरर्स को भी मनाया जो कहते हैं कि हमारा यहाँ पे कोई फ़ायदा ही नहीं है, हमारा यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं, बट हमने उनको मनाया, इंसेंटिव्स दे के मनाया. इवन इस इवेंट पे एक स्पेसिफिक कंपनी ने अपनी नई मोटरसाइकिल लॉन्च की है. इट वॉज अ चॉपर स्टाइल बाइक. मतलब पाकिस्तान में अभी तक वैसी कोई बाइक नहीं थी, वो लॉन्च की, उन्होंने रिवील हमारे इवेंट पे की है. और राइडिंग गियर की तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, हमने ऐसे नहीं किया सिर्फ मैन्युफैक्चरर को अप्रोच किया, हमने इवन जो बी पेयर्स अगर कोई सेल कर रहा फॉर द मतलब कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, उसके लिए भी वहाँ पे राइडिंग गियर मौजूद था, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है कि हम तो अभी तक हेलमेट नहीं पहनते. सही है, सही बाहर तो अगर आप मतलब बाइक पे हेलमेट ना पहनना इज़ द मोस्ट स्टूपिड थिंग दैट इज़ पॉसिबल. हाँ बिल्कुल. और आप देख लें बाहर आपको कितने बाइक राइडर यहाँ पे हम लोग हेलमेट पहनते हैं नॉर्मली चलान से बचने के लिए, चलान से बच. और वो हेलमेट बिल्कुल लो क्वालिटी के होते हैं कि वो अगर आप क्रैश कर जाते हैं तो वो उनका मतलब सेफ्टी का स्टैंडर्ड ही नहीं है. ऐसे ही. तो हेलमेट्स पे भी हम पैसे नहीं खर्चते, बट चीज़ें और भी बहुत हैं जो कि ज़रूरी हैं. मतलब जो राइडिंग जैकेट जिस तरह सबूर ने भी पहनी हुई है, इस जैकेट के अंदर पैडिंग है. अच्छा. मतलब यहाँ पे सी लेवल 2 की पैडिंग है जो यूरोपियन स्टैंडर्ड पे बनी हुई है कि अगर खुदा ये ना खास्ता इन केस अगर कोई आपका छोटा मोटा तो आपकी जो 4 आर्म्स हैं, शोल्डर्स हैं, बैक है, उस पर पैडिंग हुई स्किन पे है, कोई इंजरी नहीं होगी. स्किन पे कोई इंजरी नहीं आती है. अच्छा, तो फिर बड़ी ये मैं कहूँगी ऐसे गेट टुगेदर इवेंट्स हेल्दी भी होते हैं कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल बिल्कुल. सो जो आपका रीसेंट इवेंट हुआ, तो क्या ओवरऑल उस इवेंट में क्या क्या चीज़ें थी जो कि बड़ी अट्रैक्शन की? सबसे जो बड़ी चीज़ इस इवेंट की ये थी कि वो उस इवेंट में अप्रॉक्सीमेटली कोई 1000+ बाइक्स आई हुई थी. ये नहीं था कि सिर्फ हेवी बाइक्स थी, 70 सीसी की बाइक से लेकर 1000 सीसी की बाइक तक सारी बाइक्स वहाँ पर मौजूद थी. तो वो एक अट्रैक्शन का पॉइंट बना कि हम सिर्फ हेवी बाइक कल्चर को प्रमोट नहीं करें या हम सिर्फ लो सीसी को प्रमोट नहीं करें, हम सारी कम्युनिटीज़ को साथ लेकर चलना चाह रहे थे उस इवेंट में. तो उससे हमें मतलब लोगों को क्या लगा कि वो एक तो अपने कंटेंट क्रिएटर से आकर मिले, फेवरेट कंटेंट क्रिएटर जिनमें एक जेनित इरफान है, फिर उसके बाद काफ़ी और आ जाते हैं. तो ये सारे उस एक जगह पे मौजूद थे, तो लोगों को क्या मौका मिला, एक्सपीरियंस एक दूसरे बिल्कुल शेयर करने को मिला. फिर उसके अलावा जब ये कॉरपोरेट सेक्टर्स आए हुए थे, जैसे आशा ने बताया कि हाई स्पीड था, इसके अलावा हमने एक ऐसी एक कैरियर काउंसलिंग कंपनी है ब्रू प्रीमियम, वो भी उन्होंने भी हमें स्पॉन्सर किया. उसका मकसद ये था कि लोग सिर्फ वहाँ पर आके बाइक्स के बारे में ना सीखें जो ये स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आपको पता है बाइकिंग में ज़्यादातर इस वक्त स्टूडेंट्स ही हैं. सो हम उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकें कि वो लोग अपना फ्यूचर भी आगे थ्रू कैरियर काउंसलर्स देख सकें कि उन्होंने पाकिस्तान में रहना है कि बाहर जाना है. तो हमने एक उसको फैमिली इवेंट की शक्ल देने की कोशिश की थी, जिधर आपको हर चीज़ प्रोवाइड हो. इवन वी हैड फूड स्टॉल्स ओवर देयर, जिधर नॉट एनी मेजर कंपनीज वर देयर, बट आपकी ये जो गोलगप्पे वाले होते हैं, फ्रेंच फ्राइज, बिरयानी, और एक्चुअली लोग पसंद भी ये लोकल वेंडर्स हमने. अच्छा, इलेक्ट्रिक बाइक वाला एडिशन मुझे, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसे बाइक के इवेंट्स भी देखे, इलेक्ट्रिक बाइक कम होती हैं उसमें. एक्चुअली पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लक्स है इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कूटीज़ का. नॉर्मली जो इकोनॉमिक इलेक्ट्रिक बाइक है वो फ्यूल सेविंग और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है बेसिकली. तो हम लोग ऑन सोशल मीडिया ऑलरेडी 2 कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं. एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक कंपनी है एनर्जिका पाकिस्तान, और एक विलेक्ट्रा, दैट इज़ द इकोनॉमिकल वेरिएंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बाइक्स. तो ये विलेक्ट्रा हमारे इवेंट पे अवेलेबल थी. मतलब वहाँ पे आके लोग देख सकते थे, विटनेस कर सकते थे कि एक परसेप्शन होता है कि शायद ये बाइक्स नई आई हैं, कैसी होंगी, लोकली मेड हैं, पता नहीं ये ख़राब होंगी, बट वो सामने खड़ी थी, आप टेस्ट ड्राइव भी ले सकते थे उनकी. लोगों ने वहाँ पे आके देखा कि इलेक्ट्रिक बाइक क्यों यूज़ कर सकते हैं हम. मतलब ऑब्वियसली डिफरेंस क्या है. इलेक्ट्रिसिटी पे जो बाइक चलती है वो आपको तकरीबन बहुत ज़्यादा सेव करती है, आपकी फ्यूल कॉस्ट को सेव करती है बेसिकली, और इन्वायरमेंट को बिल्कुल डैमेज नहीं करती, एटलीस्ट ऑन रनिंग. तो इस तरह हम लोगों ने, और इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ भी वहाँ पर थी जो कि नॉर्मली फीमेल ऑडियंस के लिए टारगेटेड होती है, कि अब फीमेल्स को भी ऑब्वियसली ज़्यादा मोटरसाइकिलिंग में इंटरेस्ट भी उनका स्पार्क हो रहा है, और अक्सर
डेली कम्यूट के लिए यूज़ भी करती हैं, तो सही। स्कूटी उनके लिए कन्वीनियंट रहती है, तो इसलिए वहाँ पे स्कूटीज़ भी थी। बिल्कुल। अच्छा, अब आपका रिसेंटली इवेंट हुआ, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अभी इस इवेंट को देख के जो लोग हिस्सा बनना चाह रहे हैं? क्या कोई प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का तरीका होता है? जी बिल्कुल, इसका हमारी कम्युनिटी में आने का एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का तरीका है। उसमें वो लोग पहले अपना फॉर्म फिल करते हैं, जिसमें उनके लाइसेंस की फ़ोटो ली जाती है, बाइक की फ़ोटो ली जाती है, उसके बाद जो बंदा आना चाह रहा है उसकी फ़ोटो ली जाती है, फिर उसमें से हम लोग फ़िल्टर करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है हमारे यानी लिए। आपके पास तो बहुत बड़ी तादाद है। बिल्कुल, वो पॉसिबल नहीं होता कि हम अगर एक 1500 एंट्रीज़ एक टाइम पे आ रही हैं तो हम वो 1500 को अपने साथ एंटर कर लें। उसमें से फिर हम लोग फ़िल्टर करते हैं कि किसका एक्सपीरियंस कितना है, कौन बाय प्रोफेशन एक मतलब बाइकिंग उसकी एक हॉबी रह चुकी है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर उसका एक सिस्टम है, उसके बाद उसको हम लोग इस कम्युनिटी के अंदर लाते हैं। सही। तो इस तरह हम लोग लोगों को लाना चाहते हैं। फिर उसके बाद अब आगे के फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि हम लोग अब हमने ये फर्स्ट इवेंट था हमारा और काफ़ी सक्सेसफुल रहा ये। सो अब आगे के प्लान्स हमारे ये हैं कि हम लोग अभी सिर्फ लाहौर में था, अब इसको हम लोग एक ऐसे पॉइंट पर लेकर जाएं जहाँ पर इस्लामाबाद में इवेंट हो जाए, कराची में हो जाए, यानी पेशावर में हो मजीद जाए। एक्सटेंड करने का बिल्कुल ऐसी प्लान है। रखते हैं। नॉट ओनली टू इवेंट्स, हम अच्छा, लोग मुझे ये बताइएगा, मैं आपसे ही पूछ लूँ, बजट इशू तो होता होगा, और अगर आप इसकी एक्सटेंशन का प्लान रख रहे हैं कैसे मैनेज होगा फिर? मोटर्निटी, मतलब मैं आपके सामने हूँ, आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, हाँ, ना तो मैं कोई बहुत लैंडलॉर्ड हूँ, ना सबूर लैंडलॉर्ड है, और ना ही मेरी बाकी टीम विल तो है ना, काम तो करना तो चाहते हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया था और अभी तक मैंने अपने पर्सनल पॉकेट से पेट्रोल के अलावा 1 रुपया नहीं खर्चा। तो हम लोग चीज़ों को प्लान इस तरीके से करते हैं कि वी डोंट बेयर द लॉस ऑफ मॉनेटरी लॉस बेसिकली। तो अभी भी इस इवेंट पे हमने बेसिकली स्पॉन्सर्स को टारगेट किया था और स्पॉन्सर से हमने अपने जो इवेंट की कॉस्ट थी वो पूरी कर ली थी, ठीक। और ये हमने सारा कुछ 6 डेज़ के अंदर किया। मतलब हम लोग की जो एडमिनिस्ट्रेशन टीम है वो 10 लोगों की, और हमें 6 दिनों के अंदर ये सारा। अच्छा, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि वो हमारे नौजवान जो कुछ करने का प्लान रखते हैं ना, तो वो कर दिखाते हैं। जैसे आपने बताया कि आपकी अपनी जेब से कोई पैसे नहीं लगे, बस आपके पास प्लानिंग और आइडिया अच्छा होना चाहिए, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप खुद भी बाइक करें? यस। सो कब से बाइक चला रहे हैं? मैं वैसे तो ये इलीगल है, बट मैं 15 ईयर्स ऑफ एज से शायद बाइक चला रहा हूँ। अच्छा, और वो जो प्रॉपर प्रोफेशनल वाली ट्रेनिंग है वो कहीं से ली? एक्चुअली मेरे फादर बाइकर हैं फ्रॉम 20-25 ईयर्स। तो Okay. मुझे तो घर में, मैं बचपन से, मतलब छोटा सा था मैं तब से देख रहा हूँ। हाँ, तो बस फिर आपकी ट्रेनिंग तो वो होती चली जाती है, naturally- खुद ब खुद आपको एज सच लेनी नहीं पड़ती कहीं से ट्रेनिंग। सबूत आप? मैंने स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज 18, अब 24 हूँ, और ट्रेनिंग बेसिकली मेरे फादर ने की। वो भी मतलब अपने जब बाइकिंग करते रहे वो, और उसके बाद उन्होंने मुझे सिखाया कि लाइक BRB नहर के साइड पे एक ऑफ रोड ट्रैक है, उधर ले जाते थे और कहते थे यहाँ बाइक चलाओ। तो वहाँ पर मेरा जो कॉन्फिडेंस था बाइक राइडिंग में वो बहुत बेहतर हो गया। फिर रिसेंटली हम लोग ये मतलब मोटर्निटी ही लास्ट समर, कैसे ये टीम कैसे तश्कील दी? मैं इसकी तरफ हम सब स्कूल फ्रेंड्स हैं हम स्कूल फ्रेंड्स हैं। सही। और टीम इतनी एफिशिएंट इस वजह से क्योंकि अल्टीमेटली स्कूल से निकल के हम सारे डिफरेंट पाथ्स पे चले गए, एजुकेशन पाथ्स पे। सबूर तो इस वक्त जॉब कर रहा है ऑलरेडी, हम लोग तो भी स्टूडेंट, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, तो हमारे पास इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स भी हैं, और कंप्यूटर साइंस के भी हैं। तो वो यानी हम अपनी लोग studies भी चल रही अपनी हैं और ये जो हमारी पूरी टीम है वो हमारे पास हर स्किल सेट का एक मेंबर पूरे पैकेज है, यानी आप सही जबरदस्त हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ मेरे ख्याल से कुछ आप लोगों की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप एक प्लेटफॉर्म तो दे ही रहे हैं लोगों को, एक हेल्दी एक्टिविटी तो दे ही रहे हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाना चाहिए उन बाइकर्स को जो कि बस निकल जाते हैं और ख्याल कुछ नहीं रखते हैं। मैं आपको एक छोटी सी डिटेल शेयर करूंगा। ऑन ट्रैक या ऑन पेपर, ऑन प्रूफ, हम लोगों की वजह से एटलीस्ट 30 बाइकर्स ने डॉट अप्रूव्ड हेलमेट बाय किया। डॉट अप्रूव्ड इज बेसिकली अ स्टैंडर्डाइज्ड हेलमेट जो कि वाकई सेफ होता है। इट्स नॉट जस्ट अ प्लास्टिक कैप, इट्स अ प्रॉपर हेलमेट, और वो थोड़ा सा महंगा होता है। तो ऑब्वियसली आप 12,000 से स्टार्ट होता है। एटलीस्ट मतलब ऑन पेपर मुझे पता है कि 30 लोगों ने हेलमेट बाय किया और उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप ये पहनते, हमने इस तरह से बाय किया, और इसको हमने फर्दर एक स्टेज अप करने के लिए ऐसे किया कि जो एक्सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान में, वो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट करने के लिए तो राइडिंग गियर बहुत एक्सपेंसिव होता है। ये जैकेट शायद आपको यूके से 20,000 की मिलेगी, बट यहाँ पे वो पाकिस्तान में कॉस्ट बहुत कम है मैन्युफैक्चरिंग की, शायद ये 3,000 की बनती होगी। हम लोग उस गैप को ब्रिज करके अपनी कम्युनिटी के लिए इकोनॉमिकल और चीप स्टैंडर्डाइज्ड राइडिंग गियर इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। बिल्कुल।
ताकि हर बंदे के लिए वो अफोर्डेबल हो, चाहे वो 70 पे, चाहे वो 1000 सीसी पे, दैट डजंट मैटर। बाइक इज़ अ बाइक, क्योंकि आप गिरोगे, चाहे आप 60 की स्पीड पे गिरो या 160 की स्पीड पे गिरो, स्किन तो आपकी डैमेज होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर बाइक चलाने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, लाइन और लेन की पाबंदी, फिर आपने बहुत हैवी ट्रैफिक में किस तरह से, तो ये चीज़ें भी क्या लोगों को बताई जा रही है? ये बिल्कुल इस तरह होता है कि हम लोग जब अपनी कम्युनिटी की राइड लेकर चलते हैं, सो हम लोगों ने जो देखना होता है वो ये है कि एक तो स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा ना हो हमारी, मतलब अगर एक टाइम पे रोड पे 70 to 80 पीपल राइड कर रहे हैं, सो 60 to 70 इज़ द स्पीड लिमिट, इसके ऊपर नहीं जाना। ठीक है। उसके बाद यूज़ ऑफ हेलमेट, हेलमेट के बगैर हम लोग किसी को राइड में नहीं आने देते। उसके बाद यूज़ ऑफ इंडिकेटर्स, यूज़ ऑफ हैंड सिग्नल्स, बिकॉज राइडिंग में देखा जाता है कि आपको इंडिकेटर्स तो यूज़ करने चाहिए, उसके अलावा हैंड सिग्नल्स का बहुत इस्तेमाल होता है। बिकॉज अब पीछे अगर लाइन लगी हुई है बाइकर्स की, तो सिर्फ जो मेरे पीछे है उसको मेरा इंडिकेटर नज़र आ रहा है, हैंड सिग्नल जो है वो एंड तक नज़र आता है कि आगे से क्या पीछे पास ऑन सिग्नल किया जा रहा है, तो हम लोग उसको देखते हैं। फिर अब जो लेन है तो हमारी पाकिस्तान में है कि लेफ़्ट लेन जो है उधर बाइकर्स को होना चाहिए, तो हम लोग वहीं पर कोशिश करते हैं। बट ऑब्वियसली पाकिस्तान है, उसमें लोग इधर उधर होने की कोशिश करते हैं, बट वी स्टिल ट्राई। लेकिन ये आइडिया तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जिस तरह से आप लोगों को गाइड भी कर रहे हैं तो आई मस्ट अप्रिशिएट। बाकी जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं उसका तरीक़ेकार बता दें, ताकि लोग जो शौकीन हैं वो आपके साथ ज्वाइन कर सकें। हमारा इंस्टाग्राम पे मेनली सबसे ज़्यादा हम लोग एक्टिव इंस्टाग्राम पे हैं। हमने स्टार्ट भी इंस्टाग्राम से किया था। इंस्टाग्राम पे हमें जो भी टेक्स्ट करता है हम उसको अकॉर्डिंगली गाइड करते हैं। चलिए जी, अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। सो मौसीकी को कहा जाता है रूह की ग़िज़ा। हम हमेशा सैटरडे का शो कुछ इसलिए ऐसा ज़बरदस्त प्लान करते हैं कि आपका वीकेंड जो है वो अच्छा भी गुजरे और वीकेंड में मौसीकी का तड़का भी हो जाए। सो बहुत सारी चीज़ें हमने आपके साथ आज के शो में शेयर तो कर ली हैं। ख़बरों से हम स्टार्ट होते हैं, थोड़ा सा आपको परेशान करते हैं, थोड़ा सा अच्छी खबरें देते हैं, फिर कुछ टैलेंट जो होता है हमारे साथ वो भी आपके साथ जो है वो हम शेयर करते हैं। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं मेरे बहुत ही पसंदीदा गुलकार हैं, क्योंकि हमेशा मैं इनकी आवाज़ की बहुत तारीफ़ करती हूँ। तो आज के दिन स्पेशली आपके साथ इनकी आवाज़ शेयर करने का मकसद भी ये था, आपका वीकेंड हम स्पेशल बनाते हैं। जी, हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत भी हैं जी, बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ वाले गुलकार सौलत जैदी ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सौलत। वालेकुम अस्सलाम। इसना कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक ठाक हैं? दुआएं आपकी बेहतरीन। थैंक यू सो मच सौलत, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुझे ये बता दें, अब आपसे ये पूछना कि सिंगिंग कहाँ से सीखी क्या, ये तो गलत हो जाएगा। मसरूफियात आजकल क्या चल रही हैं? मसरूफियात कुछ इस तरह से हैं कि म्यूज़िक के ऊपर भी काम चल रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, अपनी एल्बम का एक प्लान है, उसके ऊपर वर्किंग चल रही है, जिसमें गज़ल्स भी होंगी और कुछ न्यू साउंड्स भी होंगे जो आजकल जेनज़ी फॉलो कर रही है जिस म्यूज़िक को। तो काफ़ी सारा जो है ना फ्यूजन है उस एल्बम के अंदर, तो इंशाल्लाह बताएंगे आपको। एल्बम मुश्किल मरहला होता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और मेरे ख्याल से हर सिंगर का जब भी आप फील्ड में आते हो तो एक ख्वाब भी पहला यही होता है कि अपनी एल्बम की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही। कितनी मेहनत करनी पड़ी है इसके पीछे? जी, बेसिकली जब आप एल्बम लिखना शुरू करते हैं तो काफ़ी सारे थॉट प्रोसेस होते हैं आपको जिनसे गुजरना पड़ता है। सॉन्ग राइटिंग एक बड़ा प्रोसेस है, वो एक बड़ा लंबा फेज़ होता है गाना लिखना, उसके पीछे पूरा एक आइडिया होता है, एक टाइम होता है। सबसे टफ आई थिंक जो मेरे लिए इस जर्नी में रहा वो सॉन्ग राइटिंग रहा। तो 8 गाने एल्बम के लिख लिए हुए, प्रोडक्शन प्रोसेस में है इस वक्त। इंशाल्लाह आपको लॉन्च डेट बताएंगे इसी सोफे। चले इंशाल्लाह हम ज़रूर आपको बुलाएंगे। पूरी टीम बनाई, किस तरह से इसको एल्बम वाले अपने सिलसिले को आप लेके चल रहे हैं? आपका कहाँ कहाँ क्या रोल है? टीम के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। नहीं होता। अगेन एज एन आर्टिस्ट आपको गाने लिखने खुद ही पड़ते हैं, बनाने खुद ही पड़ते हैं, क्योंकि जो आपने तो उनके साथ इंसाफ करना होता है ना। आपको लगता है कि मैंने गाना है तो बस मेरी क्रिएशन होनी बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आपका इन्फ्लुएंस अगर वो अगेन आपने गज़ल गायकी से आप इन्फ्लुएंस जो तो शायरी का एलिमेंट बड़ा आपको सोच समझ के जो अल्फाज का चुनाव और शायरी वज़न
बहुत सारे चैलेंजेस बहुत होते हैं सारे। अगर आप काम अच्छा करना चाह रहे हैं तो अब देखते हैं, ये तो आवाम फैसला करती है हमेशा। इंशाल्लाह जी, हम आपको गुड लक कहना चाहेंगे। ये बिल्कुल बताएं, ऐसे इतने इतने बड़े नाम, जब मेहदी हसन साहब एक बहुत बड़ा नाम है, तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती होगी कुछ उनका काम। जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी थी जो उन्होंने पूरी कर दी हुई है। हमारे लिए तो रास्ते काफ़ी आसान हो गए हुए। अगेन जब आप इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट को सुनते हैं तो आपको बहुत सीखने को मिलता है। उनके अल्फाज की अदायगी, उनकी सुर की अदायगी, फिर शायरी का सिलेक्शन जिस तरीके से वो किया करते थे, तो पूरी एक जर्नी अगर आप आई थिंक इस तरह के आर्टिस्ट की पूरी जर्नी को स्टडी कर लें, पढ़ लें, सुन लें, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी साथ की ज़रूरत है। हाँ, जिम्मेदारी ये चीज़ की ज़रूर होती है कि आप उस इतने बड़े सिंगर के इतने बड़े गाने को डिलीवर कैसे करें, आप उससे इंसाफ कर भी पाएंगे या इंसाफ कर नहीं? पा रहे हैं या बिल्कुल ऐसे नहीं, ही है। ये एक चैलेंज होता है। सौलत, मुझे ये बताएं, नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि बस सब हमने सब कुछ कर लिया, आवाज़ भी बड़ी अच्छी होगी, एल्बम की तरफ जा रहे हैं, वो तो डेली प्रैक्टिस वाला अमल ख़त्म हो जाता बहुत है। इंपॉर्टेंट तो आप क्या करते हैं? डेली प्रैक्टिस चलती है? बिल्कुल ऐसा ही है। प्रैक्टिस तो हर काम के अंदर आपको पता ही है, आप खुद भी जो भी आपका प्रोफेशन है, आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। उसको उसमें आपको अपने आप को अपने क्राफ्ट में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना आपको ज़रूरी है। आपका ये जो सोशल मीडिया ना, यकीन माने, ये आपको एकदम बता देता है कि आप क्या हैं। मतलब बिल्कुल पहले ऐसे लोगों को इंतजार करना पड़ता था, आपकी एल्बम आएगी, रिलीज होगी, अवाम का फीडबैक आएगा। अब तो सोशल मीडिया पे आपको बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक मिल जाता है। सो कैसा फीडबैक आता है? सोशल मीडिया जी बिल्कुल ऐसी है कि अब तो बहुत आसानी हो गई हुई है। हमने जिस टाइम पे म्यूज़िक शुरू किया था उस टाइम पे काफ़ी चैलेंजेस थे। एल्बम कैसे करना है, लॉन्च कैसे करेंगे, कौन से चैनल से कांटेक्ट करेंगे। तो मैं सिंगर्स को भी आजकल के ये कहता हूँ कि यार अपना कंटेंट अगर आप चाहते हैं कि दुनिया को दिखाना है तो अपलोड करते रहें, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म और आपके लिए बहुत आसान हो गया है अपने टैलेंट को अपने आप को शोकेस करना। बिल्कुल, आपको किसी XYZ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपके टैलेंट को प्रमोट किया जाए। अगर आप में टैलेंट है तो आपके पास ओपन अपॉर्चुनिटी होती है, आप अपना काम दिखा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सो मुझे ये बता दीजिएगा, काम माशाल्लाह आपका बहुत ज़बरदस्त है। अब आप प्लान क्या कर रही हैं कि आगे एल्बम के अलावा क्या क्या कुछ करना है आपने? देखिए, एज ए स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट आपको ना म्यूज़िक के अंदर म्यूज़िक आपका पैशन होना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि म्यूज़िक एक सोल है, आपको इसको एज ए पैशन लेना चाहिए। अगर ये आपका प्रोफेशन नहीं भी बनता तो आप उसको करते रहें, ठीक है। तो अगेन अगर मुझसे पूछा जाए तो एज ए पैशन आई एम डूइंग म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ और मैं एल्बम बना रहा हूँ, मैं गाने बना रहा हूँ। और उसमें फिर अब मेरा इस लाइफ के इस फेज़ में आ गया हूँ कि अब मेरा उसके कह लें कि सक्सेस स्टोरी से जो है ना मेरा वो लिंक उस तरीके से नहीं रहा। मैं एज अ पैशनेट सिंगर गाता हूँ, अपना गाना शोकेस करता हूँ, क्योंकि मुझे खुद अपना गाना रिकॉर्ड करवा के उसको सुनना अच्छा लगता है। दैन अगेन वो अपलोड भी हो जाता है, लोग भी सुन लेते हैं, तारीफ भी कर देते हैं। बट आपको अपना करियर भी बनाना है। हाँ, ये तो नो डाउट आपका अल्टीमेट एक ये गोल होता है कि आपने अपने करियर की तरफ जाना है। कुछ मेरे बिजनेस के भी मामला चल रहे हैं, रेस्टोरेंट है, इस तरह की चीज़ें। चलें जी, ये तो ग्रेट है। अच्छा जी, अब मुझे आपसे एक गाना सुनना है, लेकिन हम पहले ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके साथ हम बहुत ही ज़बरदस्त एक गाना जो है वो शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से अपने मेहमान की तरफ चलेंगे। सौलत, हर किसी की बचपन से एक पसंद होती है, मतलब जिसको देखकर आप, जिसको सुनकर आप हमेशा कहते हैं मैंने यहाँ तक पहुँचना है। कौन है वो? देखिए, अगर तो दो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा पूछूंगा, आप फेम के हवाले से कह रही हैं या नहीं, मोटिवेशन जिससे मिलती हो, जिसकी तरह का आप बनना चाहते हैं? मैं जिस तरह का बनना चाहता हूँ, देने की सबसे पहले तो आगे वाले साहब होते हैं। सबसे पहले आप अपने वाले साहब से इंस्पायर होते हैं, हर कोई अपने पापा से इंस्पायर होता है, तो मैं पापास बॉय। देन उसके बाद अगर म्यूज़िक में पूछा जाए तो शफ़क़त अमानत अली, वो इंस्पिरेशन थे हैं। और अगर आप सीनियर्स में देखा जाए तो मैं मेहदी हसन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। मेरा दिल चाहता था कि काश
मैं उनकी तरीके से गा पाता। बहुत बड़ा नाम है ये। सो हमारे पास अब टाइम कम है, हम चाहते हैं कोई बहुत ज़बरदस्त गाना आप हमारे साथ शेयर करें, और उसके बाद मैंने जी इश्क मुर्शद, क्योंकि OST सब लोगों को बहुत पसंद है, आपको सोशल मीडिया पे हर जगह, हर गीत को अपने अंदाज में ढाल लेना भी मेरे ख्याल से एक आर्ट है। बिल्कुल ऐसे इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, वो अपनापन डालना पड़ता है। ऐसे ही है ना, आप मतलब गाना तो कोई भी गा लेता है, लेकिन उस गाने को अपने अंदाज में ढालना भी मेरे ख्याल से एक चैलेंज है। थैंक यू सो मच सोलत, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं, बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां करे। आपकी जो एल्बम आ रही है, जब इंशाल्लाह आएगी तो ज़रूर हमें आपको एक दफ़ा फिर से दावत देंगे। थैंक यू सो मच।